आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों की हत्या के खूनी खेल का खुलासा अब हो रहा है और ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं कि पुलिस भी हैरान है। रायपुर से गिरफ्तार आसाराम के चेले कार्तिक हल्दर से पुलिस के पूछताछ के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उसकी शादी आसाराम ने कत्ल के इनाम के तौर पर करवाई थी। कार्तिक को राजू चांडक की हत्या के इनाम के रूप में वो लड़की मिली जो आसाराम की साधिका थी। 3 गवाहों की हत्या में कार्तिक हल्दर को आसाराम के 4 करीबी लोगों ने मदद की और उसे 25 लाख रुपए दिए। ये चारों फरार हैं। कार्तिक गवाहों की हत्या करने के दौरान आसाराम से भी कई बार मिला। लिहाजा अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई आसाराम अपने फिदायिन के खूनी खेल से अनजान थे? आखिर गवाहों की हत्या के लिए कार्तिक को पैसे किसने और किसके कहने पर दिए? नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर से गिरफ्तार आसाराम के चेले और गवाहों के सीरियल किलर कार्तिक ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इन खुलासों का मतलब यही निकलता है कि गवाहों की हत्या और जानलेवा हमलों के तार आसाराम से सीधे जुड़े हुए हैं। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजू दुलाल चंद हल्दर और कार्तिक ने कबूल किया है कि 2009 में राजू चांडक की हत्या उसी ने की थी। वो तब आसाराम के आश्रम में रहता था और खुद को आसाराम का फिदायिन बताता था। पुलिस के मुताबिक राजू चांडक की हत्या से खुश होकर आसाराम ने कार्तिक को अपने लिए बीवी चुनने की छूट दी थी। लाला ठाकुर नाम का एक इंसान है जो चांदखेड़ा एरिया में जो आसाराम आश्रम के बाजू में रहता है। उसके ऊपर फायरिंग होने के बाद एक बार ये कार्तिक जो अभी पकड़ा गया है आरोपी, उन्होंने आसाराम को ये बताया था कि मैं बापू में शादी करना चाहता हूं। तो बापू ने बताया था कि तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? तो इसने बोला था कि हाँ मैंने लड़की पसंद की हुई है और वो आश्रम की लड़की है। तो बापू ने बोला ठीक है तुम शादी कर लो। तो उसके बाद ये कार्तिक की शादी उस लड़की से हुई है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई आसाराम ने अपने फिदायिन को तोहफे में लड़की दी थी? अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजू चांडक के बाद कार्तिक ने आसाराम के खातिर वैद्य अमृत प्रजापति को मारने की कसम खाई थी। कार्तिक के दिमाग में ये चलता था कि आसाराम को गलत तरीके से फंसाया गया और इतना वो अंधविश्वास जैसा है उसके अंदर आसाराम के प्रति वो रखता था कि वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने बताया था कि अगर मैं अमृत प्रजापति को नहीं मारूंगा तो 25 दिन के बाद 25 दिन का समय मैं अमृत प्रजापति को मार दूंगा। अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गवाहों की हत्या के आरोपी कार्तिक ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने आसाराम की ओर से ही अमृत प्रजापति, अखिल गुप्ता और कृपाल सिंह की हत्या की थी। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले आसाराम से मिलने के लिए कार्तिक जोधपुर जेल भी गया था। उसके साथ आसाराम के वो खास लोग भी थे जिन्हें कार्तिक ने गवाहों की हत्या में मददगार बताया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आसाराम को हत्याओं के बारे में मालूम था। कार्तिक ने कभी जोधपुर का विजिट किया है, आसाराम को मिलने की कोशिश की है, ऐसा कुछ छानबीन में पता चला है? एक दफा इसको मिलने की कोशिश की है और ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं। जेल में जाते आते वक्त ये वो मिला था इनको। जोधपुर पुलिस अब तक खुलकर तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आसाराम से मिलने के लिए कार्तिक जेल और कोर्ट आता जाता था। वो कितनी बार आसाराम से मिला, इसकी जांच की जा रही है। कार्तिक की गिरफ्तारी के साथ ही प्रवीण, वकील केडी पटेल, मोहन किशोर और संजय जोधपुर का नाम भी सामने आया था। इनके नाम खुद कार्तिक ने उगले थे और बताया था कि आसाराम की ओर से गवाहों को मारने का निर्देश इन्हीं के जरिए मिल रहा था और कार्तिक को 25 लाख रुपए भी दिए गए थे। फिलहाल कार्तिक के चारों मददगार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस ये गुत्थे सुलझाने में उलझी है कि गवाहों को मारने के लिए कार्तिक को सुपारी की रकम किसने और किसके कहने पर दी। जोधपुर में ललित सिंह के साथ अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। कार्तिक के पकड़े जाने के बाद कई बुनियादी सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश पांडे हमारे साथ हैं, संत आसाराम बापू समिति के प्रेसिडेंट हैं आप। राजीव चौधरी हमारे साथ हैं, आसाराम के सपोर्टर के तौर पर। गुरुजी कुमारन स्वामी हमारे साथ हैं, धर्म गुरु की हैसियत से आप हमसे बात करेंगे। कृष्णा शर्मा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्माचार्य। इसके अलावा आर.के. कपूर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंध है, एडवोकेट हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दुर्गेश पांडे, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि जो
आर सरवैया थे, जो क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने कार्तिक से जो कुछ पूछताछ हुई उसके आधार पर यह बताया कि वो आसाराम से मिलता रहता था, इनाम के तौर पर उसे 25 लाख रुपए और उसके मनमर्जी की लड़की जो आसाराम के आश्रम में ही साधिका थी उससे शादी करवा दी आसाराम ने। क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़े खुलासे हैं। पहली बात में ये है कि जो उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मिलने की कोशिश करी, मैं भी सुन रहा था, उसने मिलने की कोशिश करी, मिलने के लिए कोर्ट और जेल जाता रहता था। मैं भी जेल गया हूँ, बहुत बड़ा ऐसा रूम है, जाली लगी है 2 और 500 से 600 आदमी गेट पे खड़े रहते, सब आई कार्ड की फोटोकॉपी लेके हमें मिलना है। पुलिस बड़ी मुश्किल से 100-125 आदमी छांट के भेजती है। 100-125 आदमी छूटते, दौड़ के भागते, जाली पे खड़े हो जाते हैं। बापूजी अंदर आते, 6 पुलिस वाले अंदर और कम से कम 12 बाहर, बीच में सबके खड़े रहते हैं और वो सबसे घूमते रहेंगे, जिसको जो बोलना बोलता रहता है, सुने। 2 जाली के पीछे हैं और पुलिस वाले सब सुन रहे, और किसी का चेहरा नहीं कि कोई पहचान में है। बहुत जाने सुने, जैसे मैं गया, मेरी सेवा है, बीच में अवसर मिला, मैंने अपनी सेवा बोली, मैंने बता दिया। कुछ लोग रो रहे हैं, बापूजी लीला समाप्त करो, बोले ठीक है। कुछ लोग बोले बापू ये लोग झूठा आरोप क्यों लगाए, बापू बोले सबका मंगल सबका भला। तो वहां मिलने के लिए आई कार्ड लेके ही जाना पड़ता है, और ना तो पुलिस वाले कोई वेरिफिकेशन है, मिलने के लिए हजारों लोग खड़े, उसमें से लोग गए। तो मिलने कौन गया, ये से कोई वो नहीं कह सकते कि भाई मिलने जाने वाला था या गया, कोई भी मिले। आप कह रहे कि वो आसाराम से मिला ही नहीं? नहीं, अरे मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। मैं गया था, मैं गया, मेरे साथ में 15 आदमी लेके गया, मुझे वहां खड़ा देखे सब, पांडे जी मुझे भी ले चलो, पांडे जी। मैंने कोशिश किया कि 25 आदमी ले जाओ, 15 मैं ले गया। अब 15 में लोगों की बापू से मिलने की इच्छा थी, मैं अपनी बात कह के सरक गया, भीड़ में सब खड़े, सब अपनी अपनी कहें, सबको दर्शन मिला, बाहर आ गए। तो अगर उस भीड़ में 150 आदमी में 1 आदमी अगर और गया हो या नहीं गया हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने ये रखता है जो बात कही जा रही है, जब बापू आते हैं, 6 पुलिस वाले अंदर और करीब 12 बाहर, सबके बीच खड़े, हर बात सुन रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा ना कोई हमला करे। अरे वो कह रहा है कि राजू चांडक की हत्या के बाद इनाम के तौर पर बापू ने से पूछा था तू क्या चाहता है, उसने कहा मैं शादी करना चाहता हूं। नहीं, ये कह नहीं रहा कि बापू ने बोला तू क्या चाहता है। हाँ। वो बात मैं आपको पुलिस के आला अधिकारी की बाइट सुनवा दूं, जिन्होंने उससे इंटेरोगेशन किया है। 1 मिनट, आप बाइट सुनवाएंगे ना, मैं वीडियो भी लेके आया हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो के साथ आया हूँ यहाँ पे। किस चीज का वीडियो है? जो आपने पहली बात बोली यहाँ पे राजू चांडक की, राजू चांडक का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस लड़की वो खरीद रहा था कि बापू के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने के लिए, उसे स्वीकार किया। उस वीडियो में क्या बोलता है मालूम है? आप शब्द इस्तेमाल किया कि ये तो अंदर ही पूरे हो जाएंगे, नारायण को गायब कर देंगे, सुरेश भाग जाएगा, अहमदाबाद आश्रम मैं ले लूंगा और ये आश्रम में ले लेंगे, बाकी पे गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी। अच्छा। और ये चीज उसने कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ उसने कोशिश किया था। राजू चांडक ने वीडियो है, कोर्ट के पेपर है। तो फिर कार्तिक ने राजू चांडक को क्यों मारा? ये सवाल ये हुआ। अब एक चीज आप ये बताइए कि मुख्य जो कोर्ट ने गवाह बनाए थे, कोर्ट ने 6 गवाह बनाए थे, केवल 3 परिवार के सदस्य, लड़की के पिता, लड़की की माँ, उसके बाद में 3 बाहर के, जो सुधा पटेल लेके और महेंद्र चावला, अमृत प्रजापति। अब एक चीज समझिए, ये जो 3 गवाह बनाए गए, तो उसके बाद में जितने गवाह बनाए गए, कोई मुख्य गवाह नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच के लिए भाई आप आश्रम छोड़ के गए थे, आप भी आ जाओ। जो मुख्य गवाह थे वो आज भी वहां पे हैं। और सबसे बड़ी बात की गवाही दे देने के बाद आज वकील साहब मेरे बगल बैठे हैं। अमृत प्रजापति के बारे में भी बयान दिया है, उसने साफ तौर पर कहा है कि मैंने ये तय कर लिया था कि अगर अमृत प्रजापति को मैं 25 दिन के अंदर नहीं मार पाया तो 26वें दिन खुद को गोली मार। नहीं तो एक चीज है, आप एक बताइए, आपके चैनल पे ही, सब चैनल में ये बात आई थी, अमृत प्रजापति जो आश्रम में करीब 15-16 साल रहने के बाद गया बाहर, उसके बाद में उसने सबसे पहला बलात्कार का आरोप अपनी पत्नी को बुर्का पहनाया, बोला दिल्ली की पूजा लड़की है, चैनल के सामने खड़ा किया और वो लड़की खूब रोई और आप सबने खूब दिखाया, ये देखिए बलात्कार किया बापू ने इसके साथ में। बाद में गिरफ्तार हुआ, जेल में गया, तो अपनी पत्नी को कैसे बचाया? बोला मैंने अपने हाथ से इसको जबरदस्ती बुर्का पहना था। वो व्यक्ति जो सबसे पहले बलात्कार का आरोप लगाया और वो स्थान पे मौजूद नहीं था, पुलिस ने उसको गवाह बनाया। दूसरी चीज आप उठा लीजिए, अब महेंद्र चावला वो था हरियाणा में, पुलिस ने उसको गवाह बनाया। सुधा पटेल थी अहमदाबाद, उसको गवाह बनाया, जबकि उस दिन सगाई कार्यक्रम था, लड़का पुणे का था, लड़की और कहीं राजस्थान की थी, 50 से 60 आदमी थे, पुलिस ने किसी को गवाह नहीं बनाया। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम में पुलिस अधिकारी को भी आप रखिए लाइन पे, वो मेरी सवाल का जवाब दे, जो था नहीं, जिसने पहले आरोप लगाया जेल में गया। पुलिस अधिकारियों का आप इंटेरोगेशन करेंगे? अरे क्यों, सच्चाई पूछने का हक मुझे है। आज सरकार, आज हम टैक्स देते हैं, उसमें कोर्ट और पुलिस। अरे वही पुलिस इंटेरोगेशन कर, ठीक है आप पूछते रहिएगा, अपने चैनल के माध्यम से पूछिएगा, मेरे चैनल के माध्यम से मत पूछिए। आप बुलाइए ना, क्यों आप
बुलाते तो हैं, आप नहीं बुला सकते। मैं तो उनकी बाइट सुना रहा हूं। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। मैंने अपनी एक रिपोर्ट दिखाई 5 मिनट की, आपने उसमें नहीं सुना कि आर सरवैया किस तरीके से जो क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी हैं उन्होंने इंटेरोगेशन के आधार पर जानकारी दी। एक चीज और है कि कोर्ट में जब आपको वकील साहब बैठे हैं, कोर्ट में जब सबमिट होगा उसके बाद में उसको ना कोर्ट 15 दिन की रिमांड पे भेजेगी, 10 दिन की, वहां पे पूछताछ बाद में सामने आती है। ठीक है, ठीक है। अभी आप कृष्णा शर्मा जी, आपको दुर्गेश पांडे जी, खैर वो जाहिर सी बात है कि आसाराम बापू समिति के वो प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है साक्ष्य तो पुलिस के पास भी हैं। मैं यही कृष्णा शर्मा आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्ष्य पुलिस के पास भी है। उन्होंने साफ तौर पर लड़की का मामला बताया कि उसकी मर्जी की लड़की जो कि आसाराम की साधिका थी आश्रम में, उससे शादी कराई। इसके अलावा जो हत्याएं उसने की उसके बदले में उसे 25 लाख रुपए दिए गए। ये कार्तिक ने खुद पुलिस के सामने कबूला है। इसे आसाराम समिति से जुड़ा कोई भी, आसाराम आश्रम से जुड़ा कोई भी कैसे झुटला सकता है? नहीं, पहली बात मैं दुर्गेश जी की बातों से यहाँ देखती हूँ कि एक जो है गुरु के प्रति जो इनका प्यार है ये वो है। नहीं, प्यार है। नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, केवल गुरु के प्रति नहीं, किसी भी हिंदू धर्म के प्रति होगी वही बोलूंगा। कार्तिक भी तो सच बोल रहा है। इतना अंधा नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। कार्तिक कुछ और भी बोल सकता था, यही सब शब्द क्यों बोला? कहीं ना कहीं ऐसी चीज लगती है ना क्यों ये शब्द क्या? हाँ, वही मैं बताऊंगा। वो जो पुलिस वाले हैं जो बता रहे हैं सरिया जी, तो वो क्या गलत बता रहे हैं? कहीं ना कहीं वो भी जो बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या मुद्दा है, ऐसा क्यों उसने बोला? ये सवाल है, क्यों बोला? तो ये हमारा कानून तो ये तो पता कर ही रहा है। मगर आप भी तो तथ्य लेके बैठे, आप कह रहे हैं नहीं बापू जी ऐसे नहीं है, क्या ये आपका अपना प्यार है? नहीं, सबूत है। मगर कानून ठीक है, रुक जाए। मैं पूछूंगा सबूत की बात करिए। किसी को मैं कहूँ अगर कोई अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है, सबूत अपराधी को सजा मिले। इकबालिया बयान में सबूत होता है। अरे ठीक है, हो गया, न कोई आधार है न कोई सबूत है। अरे इकबालिया बयान सबूत होता है, इससे इकबालिया बयान से बड़ा क्या सबूत होगा? इकबालिया बयान कोर्ट में जाके होता है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता है। नहीं, जांच अधिकारी इंटेरोगेशन के आधार पर पुलिस ने जो बयान दिया है उसके आधार। सुनिए, अरे नहीं, आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। लालच वालच सबकी बात करेंगे। इससे पहले मैं गुरुजी कुमारन स्वामी के पास जाना चाहूंगा। गुरुजी कुमारन स्वामी, हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर भी कह रहे हैं, उसका सबूत भी है कि ये जब हत्याएं बाहर हो रही थी, राजू चांडक की हत्या की जब कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त कार्तिक आसाराम बापू से मिला था। वहां उसका अपॉइंटमेंट फिक्स है, वहां पर उसका आइडेंटिफिकेशन प्रूव होता है। उसका नहीं, आईडी सिर्फ है, अपॉइंटमेंट नहीं होता जेल में। ठीक है, अपॉइंटमेंट से मेरा मतलब कितने लोग मिलने आए उसका ब्यौरा पूरा। हाँ ठीक है, वो ब्यौरा अपॉइंटमेंट नहीं होता कि स्पेशल मिलने के लिए घर में बिठाया गया। ठीक है, मिलने गया, संभाल के ठीक है, अपॉइंटमेंट ऐसे ही मिलने गया। आप उसको इस तरीके से कह लीजिए कि मिलने गया। ठीक है, भीड़ में वो भी मिलने गया, भीड़ में मिलने गया नहीं गया, लेकिन साफ तौर पर आसाराम ये बात सुनकर खुश हो गए। उसने जो हत्या की, राजू चांडक की वो हत्या करना चाहता था, ये उसने पुलिस को बताया। मैं नहीं कह रहा, जी हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। रुक जाए, आप ही से बात करने के लिए डिबेट नहीं किए मैंने गुरुजी को इसमें जोड़ा है। सच्चाई सामने लाने के लिए की है, किसी को बुला के चेहरा दिखाने के लिए। मैं अदालत नहीं हूं सच्चाई सामने लाने की बात करूं, मैं तथ्यों के आधार पर आपकी राय लेने के लिए डिबेट की है मैंने। और गवाह कुमार उनसे मैं बात करता हूं। आसाराम जी के खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं वही गवाह मर रहे हैं। और जब आदमी इकबालिया बयान दे रहा है कि मैंने उनके कहने पे हत्या किया, तो इसमें पुलिस का क्यों आप दोषी बना रहे हैं? पुलिस के दोष का कोई मतलब नहीं है। पुलिस जो भी कर रही है वो सच कर रही है। पुलिस हमेशा सच के साथ रहती है। पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। सिर्फ वही गवाह क्यों मरेंगे? इतने देश में ट्रायल होते हैं, इतने देश में वो होते हैं, और कोई गवाह क्यों नहीं मरते हैं? सारे गवाह एक एक करके क्यों मरते जा रहे हैं? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है। और इतने बड़े कोई भी इंसान को, हमारे सभ्यता को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सभ्यता में सबसे बड़ी जो हमारे सभ्यता का रूट है, जड़ है कि स्त्री जात का सम्मान। अगर हम स्त्री जात का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। जिसने भी स्त्री को कलंकित किया है, समाज को, कानून को उसकी सजा देनी चाहिए। ये हमारे भारत का संविधान कहता है। संविधान की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, उसकी हम करेंगे, उसकी हम रक्षा करेंगे।
लेकिन ये देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ वही गवाह क्यों मर रहे हैं जो आसाराम जी के पक्ष में जो गवाह गवाही दे रहे हैं। धर्म गुरु जी रुक जाइए। आपने अभी मुझसे कहा था कि आप सुनवाइए पुलिस का इसमें क्या कहना है। चलिए बोलिए गुजरात एटीएस के डीआईजी की बाइट आपको सुनवा रहा हूं। ठीक है, जेके भट्ट साहब को सुनिए, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगा। कार्तिक जोधपुर का विजिट किया है, आसाराम को मिलने की कोशिश की है, ऐसा कुछ छानबीन में पता चला है। एक दफा इसको मिलने की कोशिश की है और ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं। जेल में जाते आते वक्त ये वो मिला था इनको, पर खास करके इनके जो सपोर्टर है, मैंने प्रेस नोट में भी इनका नाम दिया, अभी दे दिया है। ये प्रवीण वकील, केडी पटेल, फिर संजय जोधपुर, मोहन किशोर, वो सब लोग हैं और इनके साथ इसकी बात होती रहती थी और वो डायरेक्शन लेता रहता था। कहीं से भी कोई फोन से बातचीत या इनकी पर्सनल मुलाकात या किसी भी तरह से कोई ऑफकोर्स कॉन्स्पिरसी का मामला ऐसा होता है कि जो कराने वाला होता है वो डायरेक्ट पिक्चर में नहीं आता है, परंतु हम लोग एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और हमें कॉन्क्रीट एविडेंस पर मिलने पर आगे की कार्यवाही पर आप जो सोच रहे हो और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन में और भी हमारे पास एविडेंस बढ़ेंगे तो इनको भी अरेस्ट किया जाएगा। साफ तौर पर कहा डीआईजी ने कि आसाराम के सपोर्टर्स जो थे उनसे वो लगातार संपर्क में रहता था, उनसे वो इंस्ट्रक्शंस लेता था और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो आसाराम से भी मिल चुका था। बताइए। हाँ, इन्होंने कहा एक दफा मिलने की कोशिश साथ की। में इतना बड़ा बात उन्होंने कहा कि आप फियादीन से संपर्क में हैं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? स्वामी जी बात सुन लीजिए, आप संपर्क में हैं। आप सुन लीजिए बात ने अभी आपके सामने बोला। अरे ठीक है, सुन लीजिए बात। बोला जिस अनुराग जी, हम जीवित हैं उसने बोला। अरे तो जीवित है तभी तो मैं कह रहा हूँ। आप बात सुन लीजिए पहले, आप पूरी जानकारी रखिए। स्वामी जी ऐसे कैसे धर्म जीवित रहेगा? अरे धर्म, स्वामी जी आप धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं, आप धर्म गुरु हैं, बात पूरी सुन ले, उसके बाद मैं जवाब दे तो अच्छा होगा। आप चाटुकारिता की राजनीति बंद करिए, जो सच्चाई है उसकी बात करिए। धर्म में राजनीति नहीं होती स्वामी जी, जो सच है उसकी बात करिए। मैं समर्पित साधक नहीं हूँ, संविधान बोलता है स्वामी जी। मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर हूँ, बंद करिए। मोटी कमाई खुद कमाता हूँ, आपके अंदर भी भगवान है, कहीं भी देखोगे आप जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अरे स्वामी जी आपको पता नहीं है वो आप बोलिए, क्या आप पैसे देके आए हो क्या? बात सुनोगे नहीं मेरी? आप मेरे कार्यक्रम में आरोप नहीं लगाएंगे किसी मैं तो सुन क्यों नहीं रहा? योगेश पांडे आप आरोप नहीं लगाएंगे। मैंने आपको यहाँ कोई मुझे बहुत पता है, मैं आरोप नहीं बोला। ठीक है, उनकी बात नहीं बोला, मेरे बीच क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात क्यों नहीं रखने दे रहे? आप जो कर रहे हैं 3 साल हो गए, सच्चाई सामने नहीं आ रही है। ठीक है, बात क्यों नहीं रखने दे रहे? ठीक है, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। हाँ, मैं संक्षिप्त में बात रख रहा फिर हूँ। मैं कपूर साहब के पास जाता हूँ। 19 फरवरी 2016 डेट के साथ में, सबूत के साथ, 19 फरवरी 2016 जम्मू पुलिस ने इंदौर से सतीश वाधवानी को गिरफ्तार किया। धारा 295, 295 ए, 211, 195, 153 ए, 120, 383, 194 के तहत केस दर्ज किया। ये क्या बोल रहे हैं आप? कार्तिक हल्दर की बात कीजिए। अरे कार्तिक हल्दर बता रहा हूँ, कार्तिक हल्दर ही बताइए। कार्तिक की ही बात कर रहा हूँ, बताइए। और हमेशा उसमें कारण क्यों गिरफ्तार किया? अलग जगह लेके चले जाते हैं। बापू जी के खिलाफ लड़कियां तैयार करके यौन शोषण का आरोप लगवाना। कार्तिक हल्दर की बात कीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, आप अपना खर्रा करके लाए हैं, वो पढ़ने का मौका मैं आपको नहीं दूंगा अपने कार्यक्रम। आपने सच्चाई दिखाना नहीं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेश कर दिया, नहीं दिखाया। वो डीआईजी जो बोल रहे थे वो सच्चाई है, वो दिखा रहे हैं। गिरफ्तार किया, सच्चाई नहीं है। आपके पास क्या तथ्य है? आपके पास क्या तथ्य है? मैं सिर्फ हल्दर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप कार्तिक हल्दर की बात कर रहे हैं। इसका चमचा था, सतीश वाधवानी के कहने पर काम करता था और सतीश वाधवानी के कहने पे आदमी को मारा करता था। आपने कहा, मैंने मान लिया। ठीक, नहीं मैं वीडियो दिखाऊं? नहीं,
आपने कहा मीडिया मैंने के मान वीडियो लिया। दिखा दो। मैं वीडियो भी आपसे ले लूंगा। नहीं, मैं यही चला देता हूँ ना, आप दिखा चलाइएगा, दो। लेकिन उससे पहले आरके कपूर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डीआईजी एटीएस कह रहे थे वो कितना जांच गंभीर में है? कोई चीज सामने है, अच्छा, ठीक है। जब वो पक्ष फाइनल होता तब बात होती है। आपने दिखा दिया शिवा के मोबाइल में अश्लील वीडियो अरे मिला। जांच में जब कुछ आ नहीं रहा उसके सामने, बाद तो में- बापू अंदर क्यों है भाई? इसीलिए निकाल लाइए ना उनको बापू बाहर सम्मान इसीलिए के अंदर साथ। है, ठीक है, क्योंकि 3 साल से ये साबित नहीं हुआ कि लड़की ने जो आरोप लगाया हो था जाएगा। कि उसको छुआ, क्योंकि नहीं लड़की हुआ ने तो नहीं बलात्कार होगा। का आरोप लगाया ठीक। नहीं। इतने सारे आपके आरोप पास लगाए सबूत नहीं। हैं, तो ये जो है कानून के सामने आप पेश करिए और बापू जी को ठीक है, बात ठीक है। करिए। अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए। कपूर साहब, हाँ जी। जो अगर डीआईजी 3 ने साल में बोला, सच्चाई एटीएस के रहती डीआईजी तो ने, साबित होता, स्वामी जी साबित शांत तो हो होगा जाइए, ही। समय वो को कितना समय गंभीर है को आप कपूर थोड़ा साहब? वक्त दो ना, ये गंभीर कानून को अपना काम करने दो, ठीक बीच है। में आप क्यों घुस ठीक रहे है, हो? आरके कपूर साहब, ये गंभीर इसलिए कानून है। जो कर रहा है वो सच कर रहा है। कुमारन स्वामी शांत हो जाए, मैं आपके आप पास क्यों आता नहीं हूँ। पूछते हो कि आप स्वयंभू भगवान बनते थे ना? ठीक है, आप क्यों ना उनसे पूछते हो? ठीक है। आप बन जाओ। ठीक है। उनको नहीं पता आप चाहिए बन कि जाओ। मैं नहीं, ये जेल वाला अभद्रता हूँ। आप नहीं करेंगे। आप भगवान अपने आप आप बन को जाइए। घोषित करते ये थे। आप दूसरे के बारे में कह रहे कानून को हम नहीं, रोकने तो दूसरे गए के नहीं। बारे में नहीं कह रहे, ये आसाराम खुद कहा करते थे। हिंदू बनाया गया था, हमने नहीं बस बोला मंदिर को कि आप बापू जी का कार्यक्रम दिखाओ। नहीं, आप कृष्ण- सवाल ले खुद दिखाए रहो। नहीं, 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 कृष्ण विलास वो किया करते थे, डिबेट में कुमारन स्वामी मैंने नहीं बापू करते जी थे। की ही जो आरके थे कपूर समर्थक साहब की आए बारी थे, आपको वो बंद इस करनी तरीके से है। लोगों को कह रहे थे बापू जी को दवाई नहीं मिल रही है, ठीक है। बापू जी के साथ ठीक है। अत्याचार हो रहा है। पूछा आप मिलने गए, कहते नहीं, हमें सपने में महसूस हुआ कि बापू जी को मैं दवाई जाता नहीं हूँ, मिल रही। इस मैं तरीके जाता हूँ, से- मैं नहीं, समिति अध्यक्ष हूँ। बता रही हूँ मेरी कि सारी किस बात तरीके होती है। से ठीक है। किस तरीके से ठीक। वो चैनल में इतना सत्य तरीके से बोल रही थी कि वो जो है कि बापू जी को दवाई नहीं मिल रही है, बापू जी चलिए। को किसी से आपको मिलने पता नहीं नहीं दिया है, जा रहा। अरे ये भाई, डिबेट आप में लोग- मैंने जब नहीं, बात नहीं, की तो है उनको ना? पता ठीक है, लगा ठीक कि है। वो सिर्फ हर सवाल का सपने में जवाब थी। दुर्गेश पांडे जी आप नहीं दीजिए। अंग्रेजी में बापू की जो मैं नस बता दबी है, रही हूँ कि उसका इतने इलाज नहीं ऐसे है। इस तरीके ठीक के है। हैं उसका जो इलाज कुछ के भी लिए- करने को राजी ठीक है, है ठीक है। बापू जी के जेल- लिए। जेल इस में तरीके नहीं के है। लोग हैं। बापू ठीक को है। इलाज इसकी नहीं वजह मिल रहा है। से मैं कह रहा हूँ आप नहीं, नहीं, वो- जेमर लगाए, जेमर से परेशानी हो रही, मैं नहीं। कह रहा नहीं, हूँ बाबू। सबूत है। भाई ये अभद्रता है। दुर्गेश पांडे, आप आसाराम के भक्त हैं अनन्य, और इस तरीके का व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो दवा नहीं नहीं, तो मिल ये आप रही है, गलत इसका है, तहत गलत के ये आप गलत इमेज पेश कर रहे हैं, ये आप गलत इमेज पेश कर रहे हैं। आप अपनी आप सच्चाई की बात अपनी करिए और ना। अपने बापू की गलत इमेज पेश कर रहे हैं। इस दवा तरीके से नहीं आप मिलेगी। अरे जो इन्हें तो आपने छोड़ी नहीं है साहब। 3 साल बाद नेशनल अगर टीवी के मंच का बाइक जो से बंद हो नाजायज जाए ना, इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने फेवर में लेने के लिए सबूत है, चीजों को, वो हमें गलत बारूद कानून है। है, वो क्यों नहीं आप आते? सुप्रीम क्यों कोर्ट के नहीं एडवोकेट बताइए? को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या चीज? आप सुप्रीम कोर्ट, मैंने स्वामी जी सवाल शुरू किए, स्वामी जी शुरू किए, मैं तो चुप था। तो आप क्या करेंगे? स्वामी जी शुरू किए, उनको बोलने दीजिए, मैं उनको शांत करा दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी डिबेट में कोई बोल रहा है उसे भी आप शांत कराएं। गलत ना बोले ना। नहीं, गलत सही बोलेंगे, उनकी बारी आने पर वो बोलेंगे, आपकी बारी आने पर आप बोलिए। बोलिए वकील साहब, बोले। नहीं तो सब दुनिया देख रही है कि आसाराम का भक्त किस तरीके से पेश आ रहा है। कोई नहीं ये जी, कोई तरीका नहीं है। दुनिया 3 साल से देख रही है, आप लोग क्या दिखा रहे हैं? बापू जेल में, सबको आप लोग पता है। क्या दिखा रहे हैं? दुनिया आरके देख कपूर रही साहब है। से मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक लेके। गुजरात एटीएस के जो डीआईजी थे उनकी बात आपने सुनी, कितनी गंभीर बात थी उनकी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, अगर स्टेटमेंट को अपनी फेस वैल्यू पे लिया जाए तो बात तो बहुत सीरियस है कि विटनेस को इस तरीके से खत्म करना। लेकिन एक बात है, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो पुलिस के आगे स्टेटमेंट दी है। लॉ के हिसाब से जो पुलिस के आगे स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सबूत मिल जाते हैं कि वो जो स्टेटमेंट वो ठीक मानी जाएगी तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। और जब अगर सीरियस ऑफेंस माना जाता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट का चार्ज उसके खिलाफ भी लग सकता है जिसने ऐसा करवाया है। जिसने एक्चुअली किया है वो बात तो अलग है, वो तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी में या अबेटमेंट में इसके दायरे में आता है, जिसने इंस्टिगेशन दिया करने के लिए या जिसने, लेकिन जैसा वकील साहब जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, अगर वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो हत्या में शामिल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और वो आसाराम बापू से जाकर मिलता रहा, तो ये कितना गंभीर मसला हो सकता है? देखिए मिलना एक बात तो है, मिलने के लिए ये तो एक एविडेंस चाहिए होगा कि उनसे मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद जैसे तो अगर आप ये कहा जाए कि मिलने का मतलब उनसे कोई बात हो पाई या नहीं हो पाई, तो ये जरूरी नहीं कि किसी के मिलने के बाद बात हुई हो तभी कोई बात तो इशारों से भी हो जाती है। तो ये जरूरी कि मानना ठीक नहीं है कि उनसे कोई ऐसी बात हुई नहीं, पुलिस ने ऐसी कोई बात सुनी नहीं जिसके में मारने की बात आई हो, लेकिन इशारे से भी ऐसी बात की जा सकती है। यहाँ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लीगल मुद्दा है, लीगल मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में वो बयान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ठीक पाई जाती है तो ये बहुत सीरियस मामला माना जाएगा। ठीक है, मैं राजीव चौधरी साहब को भी इस डिबेट में लाना चाहूंगा, आसाराम के सपोर्टर हैं, उसके बाद दुर्गेश पांडे जी आपके पास आऊंगा। राजीव चौधरी जी, दुर्गेश पांडे कई सबूत, कई तथ्यों के आधार पर बात करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कार्तिक हलदर भी कई सबूत और तथ्य प्रस्तुत कर रहा है और आगे भी अगर वो सच बोल रहा है तो वो भी उसके सबूत देगा। जरूर अनुराग जी, धन्यवाद आपका।
मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम में आपके दीपक जी के साथ प्रोग्राम में 3 साल पहले भोला जन ने ऐसे ही आरोप लगाया था कि आश्रम में कंकाल है, लेकिन जब उसके बाद उसने सतीश वाधवानी को संपर्क किया और ये सब जो कांड हुआ, आज सतीश वाधवानी जेल के अंदर है। कार्तिक हल्दर पे आइए, सतीश वाधवानी पे तो बात जैसे एक कांड उसने आरोप लगाया था वो आज खुलासा हो गया, उसमें बापूजी का मैं कार्तिक हल्दर के आरोप पर बात कर रहा हूँ, उसके खुलासे पर बात कर रहा हूँ। वो चीज जब जैसे वो झूठा गया, और अनुराग जी मैं आता हूँ वहीं पे आता हूँ जब उस समय में वो जैसे वो आरोप झूठा हो गया, उसके बाद आज भी जो कार्तिक हल्दर एक समय में आश्रम में रहता था, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आज जो भी कर रहा है उसका सीधा लिंक बापूजी से। अरे वो खुद कह रहा है इस बात को ना, आज जो कर रहा है उसने किया है। पुलिस को अगर आप कहते कोई भी आरोप पुलिस ने सुने तो पुलिस ने क्या कहा है कि उसने संपर्क करने की कोशिश की है, संपर्क किया है बापूजी से ने, तो उन्होंने नहीं कहा ना। ऐसे तो कोशिश तो वहां पे हजारों लोग करते, हर दिन लोग कोशिश करते उनसे मिलने की। इसका मतलब नहीं है ना कि आप हर कोई जो करता है, हर कोई आरोप अगर लगाए, हर कोई खून करे, उसका आरोप आप सीधा बापूजी के ऊपर लगा दोगे। नहीं, लेकिन उसने जो लड़की की बात कही है, साधिका से शादी की बात कही है, होता है बापू का इन्वॉल्वमेंट बताया है उसने, उसमें राजीव चौधरी उसने साफ तौर पर कहा कि बापू ने उससे पूछा कि बोल मान लीजिए क्या चाहता है। अनुराग जी मुझे एक चीज बताइए, अनुराग जी नहीं, लेकिन इन चीजों का मतलब चाहता है, ये तो गलत आप स्टेटमेंट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये पुलिस का स्टेटमेंट है, रहता है, पुलिस ने कहा है, बात होने के जानकारी दी है। बापूजी मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। बापू ने बोला तू बता इनके बदले में क्या चाहता है। पुलिस ने ये नहीं कहा कि भाई इसके बदले तू क्या चाहता है। मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। आर सरवैया जो क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी उन्होंने बोली है कि बोल तूने हत्या की, उसके बदले तुझे क्या चाहिए, हत्या के बदले तुझे क्या चाहिए, ये पुलिस ने नहीं कहा है। पुलिस ने कहा है कि भाई उन्होंने पूछा कि भाई तुझे किससे शादी करनी है, तो उन्होंने बोला वो लड़की जो है उसमें जानता हूँ और आश्रम की है, मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला आश्रम के साथ में ही है तो अच्छे विचारों की है, साथों की है, साथ ही कर लो। और इसका मतलब आप ये नहीं है कि उसको फिदाइन और ये सब चीजें बताएंगे, आप वो लड़की के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। अरे वो खुद अपने आप को बापू का फिदाइन कहता था, भाई हम नहीं कह रहे, काम करती मैं थी, भी कह रहा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं सर, आप तो आरोप लगा रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मैं भी हूँ, बिना सिद्ध हुए अब बोलो, अगर वकील साहब बताएंगे कि भाई आप अगर हथियारों के साथ हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे, कोई हथियार नहीं मिला है, 10 पुलिस को बोलो हथियार 10 कंट्री मेड रिवॉल्वर मिली है, एक नहीं मिला है, 10 कंट्री मेड रिवॉल्वर मिली है, एक रिवॉल्वर नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड में एक रिवॉल्वर नहीं है। अहमदाबाद नहीं मिला है, ये आपको पुलिस ने इस बात को कहा एडमिट किया है। कारतूस और कंट्री मेड रिवॉल्वर्स उसके पास थी, कुछ नहीं थे जब उसको गिरफ्तार किया। आगे भी वो अत्याधुनिक वेपन खरीदना चाहता उसके पास कोई हथियार नहीं मिला, ये आप मीडिया बता रहे हैं, आप बता रहे हैं हथियार है, कोई हथियार नहीं मिला, गिरफ्तार किया गया। तो फिर जब उसने किया ही कुछ नहीं है तो पकड़ा क्यों गया दुर्गेश पांडे को? क्योंकि संदेह के आधार पे घर में कोई हथियार नहीं पाया गया है, जो आप कह रहे हैं कि वो उसके पास बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो कोई हथियार नहीं है उसके पास से। एक छोटी सी बात है हत्याओं की बात, मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। पूछो सवाल पूछो। कि जब भी आसाराम की बेल होने की बात सामने आती है, कोई ना कोई हत्या हो जाती है, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है उनके खिलाफ। सवाल ये उठता है कि कॉन्स्पिरेसी कर कौन रहा है उनके खिलाफ? ये चीज है, ये सवाल बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी बात ये है कि 3 साल हो गए, भारत का कोई भी बड़ा से बड़ा वकील का नाम आप ले लीजिए, सब हमारे केस में हमने बुलाए। क्या उद्देश्य था? जमानत हो जाए, ठीक है। उसके बाद में बापूजी ने खुद कोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि जितने गवाह उनको सुरक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित रहे। बात सामने आई। आप एक चीज बता दीजिए, सूरत वाली केस में लड़कियों ने आरोप लगाया था, अगर वो मर जाती तो जो उन्होंने आरोप लगाया था वही बात होती। आज उन्होंने सामने आके बोला कि भाई हम पे दबाव देके कराया था। सतीश वाधवानी ने मान लिया कि उसने दबाव देके उनसे बापू पे बलात्कार का आरोप लगाया था। भोलानंद अगर मर जाता, किस कोर्ट में माना सतीश वाधवानी ने? जम्मू कोर्ट में भाई साहब। अच्छा, जम्मू में धारा बता दो किसकी धारा में लगा, मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया। मुकदमा अहमदाबाद और सूरत में चल रहा है, आप कह रहे हैं जम्मू कोर्ट में माना? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इसीलिए क्योंकि जम्मू में कंकाल गाड़ने का आया था कि तंत्र विद्या से बच्चे मारे जाते हैं, तो वहां पे जब पुलिस ने पकड़ा तो कंकाल वाला और लड़कियों के मामले पर जम्मू कोर्ट बयान क्यों लेगा उनका? इसीलिए लेगा क्योंकि वो आदमी इस तरीके के काम करवाता था। वो आदमी पैसों में लड़कियां खड़े करके झूठे आरोप लगवाता था। 164 का बयान हो चुका उन लड़कियों का कोर्ट में, आपको जानकारी होगी दुर्गेश पांडे? लड़कियों के
हाँ बिल्कुल। और अगर आपको जानकारी है तो कपूर साहब से 164 का बयान क्या होता है पूछ लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ। कपूर साहब तो अच्छी बात है, सामने बैठे हैं, सम्मान की बात है। 164 के बयान में उन लड़कियों ने भी बोला हम बयान दोबारा देना चाहते हैं। कोर्ट ने बोला एक बार 164 के बयान हो गए तो दोबारा नहीं होंगे, साफ मना कर दिया। और 2 बड़े राष्ट्रीय चैनल पर लड़कियों ने सामने आके बोला हमने दबाव में बयान दिया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि ये वाला बयान उन्होंने दबाव में नहीं दिया? जब 164 में जब वो बयान दर्ज कराने के बाद ये कह रहे हैं कि वो बयान हमने दबाव में दिया था, तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये वाला बयान उन्होंने दबाव में दिया होगा। देखिए, मानने वाली बात बिल्कुल सही है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ। आज एक बात बताइए भाई, उनके पतियों उनके रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला हुआ 164 का बयान दर्ज होने के बाद, तो मुमकिन है कि दबाव में आकर उन्होंने ये कहा हो। एक बड़ी अच्छी बात, वकील साहब बैठे हैं। एक बड़ी बात, किसी भी आपने एक सवाल बोला 164 के बयान क्या होते, मैं वकील साहब से पूछ लूं। जो भी गवाह मारे गए हमला हुआ, उन्होंने अपना बयान दे दिया। 164 के बयान दर्ज हो गए, उसके बाद में ही मारा। अगर हमारे आदमी मारने जाते, हम इतने बेवकूफ मूर्ख हैं जिसने हमारे खिलाफ बोल दिया, दर्ज हो गया, दोबारा बयान हो नहीं सकता, उसके बाद मारे। अरे मारने वाला गया था तो अगर कोई होता तो शायद पहले मारता ना, गवाही देने से पहले। गवाही देने दे दिया, गवाही देके आ गया, हम तो चाह रहे भैया बच्चे रहे, कल को सही बोल देगा, और पीछे से कोई मार के चला गया। सारे देश के बड़े वकील लगा दिए, भैया जमानत। आपकी बात बिल्कुल सही है दुर्गेश पांडे, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी बात सही है। बयान होने के बाद वो मारेगा जो चाहेगा कि आप सच्चाई सामने ना ले पाए। आप लोग पूरा आप लोग पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बैठे हुए हैं। आप नहीं, वो इसलिए मारा गया, जायज लगती है। आप क्यों करेंगे? गवाही नहीं दे सकता है। रुक जाइए धर्मगुरु, रुक जाइए, लोगों ने गवाही में चालू किया, तब लोग मरना चालू हुए। ठीक है, आता हूँ। ठीक, बात बोल कुमारन स्वामी जी, आता हूं आपके पास। दुर्गेश पांडे जी, कॉन्स्पिरेसी फिर कर कौन रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब कहते हैं ना कि अब मेरा भी एक दायरा है, बहुत बड़ा नाम लेना या बोलना शायद मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, जांच में भगवान करे सामने आ जाए। लेकिन जो चीजें आई हैं, वहां पे राजू चंडोक का वीडियो आया, उसने बोला है कि मैं चाहता हूं अहमदाबाद आश्रम मैं ले लूं, ठीक है, उसके बाद में एक आश्रम उसको दे दूं। उसने ये बोला कि महेंद्र चावला को मैंने करोड़पति बना दिया, इसकी औकात क्या थी? वीडियो में बात है, ठीक है। सतीश वाधवानी कह रहा है मिर्जापुर आश्रम मेरा है, मैंने जमीन दी, मैंने सेवा किया था, ठीक है। आज जोधपुर आश्रम, जोधपुर में जो आपके सामने वो शाहजहांपुर का केस बना, वहां पे भी बात आ रही है कि किसी ने बनाने में मेहनत किया। तो देखो, बापूजी ने आश्रम कोई खड़ा होकर बनाया नहीं, हम सब मिलकर हर जगह आश्रम बनाते हैं। एटीएस के डीआईजी थे, तो इनको तो कोई आश्रम नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही। देखिए, एटीएस के डीआईजी की बात कह रहे हैं आप, पहले भी बड़ी सारी बात पुलिस के सामने से आई कि भाई ऐसा हुआ, शिवा के पास में गलत चीज मिली, बापू के खिलाफ मिला, लेकिन जब बात सच्चाई सामने आई तो पता चला कुछ नहीं। चैनलों में पहले बात आ गई, साफ बोल दिया कि लड़कियों को बापू ने कमरे में बुलाया, कर दिया बलात्कार, सीधे बोल दिया। और जबकि सच्चाई एफआईआर वकील साहब पढ़ ले, एफआईआर में लड़की ने भी जो बात लड़की से कहवाई गई है, कही नहीं है लड़की ने, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ, लड़की से कहवाई गई विथ प्रूफ कि लड़की से ये कहा गया कि उसके ऊपर हाथ लगाया। लड़की की उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई। देखिए, हाथ लगाया, बलात्कार हुआ। हाँ, पॉस्को कानून में 14 सेकंड घूरना बलात्कार के अंतर्गत। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ना बलात्कार वाली बात नहीं है, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी वकील साहब। तो आज 3 साल से हम ये लेके रो रहे हैं कि भैया ये साबित कर दो लड़की को हाथ लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। एक बात केवल हुई थी, लड़कियों को हाथ लगाया कि नहीं लगाया। सबसे पहले लड़की ने अपने सहेली से जब कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे घर वाले जो कह रहे मैं बोल रही हूँ, सारे चैनल का कैमरा था भाई साहब, केवल एक P7 न्यूज चैनल ने दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। अगर उसी वक्त दिखा देते, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से फोन आता है, रिकॉर्डिंग आप लोग पकड़ लेते हो, अगर उसी समय आप रिकॉर्डिंग पकड़ लेते तो आप 3 साल से बापू बाहर होते। नहीं, कुछ है ही नहीं, केस ही नहीं है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि कुछ ना निकले, लेकिन आरके कपूर साहब एक्स से मामले में, घर वालों को क्या लाना, पॉक्सो के मामले में लड़की का बयान ही अंतिम बयान माना जाता है कपूर साहब, क्योंकि एक्यूज जो होता है वो कोई गवाह लेके तो अपने साथ बैठता नहीं है कि कल को मैं ये साबित कर दूंगा कि नहीं, गवाही दिलवा के ऐसा नहीं हुआ। नहीं करना, ये तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है कि उनको प्रूव करना है कि जो एलिगेशन लगाई गई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, उसके बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे उसको प्रूव करें। ये डिफेंस तो बात की बात है ना कि वो अपने डिफेंस में क्या पेश कर सकते हैं अपने आप का डिफेंस दिखाने के लिए, लेकिन पहले तो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है कि जो चार्जेस लगाए गए वो प्रूफ हो जाते हैं। इसीलिए उसी सीरीज में जो ये स्टेटमेंट आई है, तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी के आधार पर या उनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका बयान ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कल को अगर एविडेंस मिल जाता है कि उन्होंने जो कहा है ठीक है, और वो सबूत मिल जाते हैं जहां जहां उन्होंने मिलने के लिए कहा या जिसने उनको पैसा दिया, तब ये बहुत सीरियस मामला माना जाएगा। और उसमें ये तो ऑफेंस चल ही रहा है,
उसके अलावा ये ऑफेंस और ऐड हो जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने ऐसा कहा है, उसकी अलग से सजा और जिम्मेदारी के लिए बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन लड़की ने जो घटना का ब्यौरा दिया, क्या ये काफी नहीं है वकील साहब के वो लड़की जो बता रही है, जिस वक्त बता रही है, जिस आश्रम की बात कर रही है, वहां उसकी मौजूदगी साबित होती है? हाँ, देखिए वो तो बात ठीक है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी जो पुलिस स्टेटमेंट दे रही है, अभी तक ये कहीं नहीं आया कि कोई पुलिस अफसर इसमें पर्सनली इंटरेस्टेड है। इसका मायना ये हुआ कि जो पुलिस अभी तक जो कह रही है, वो एक्चुअली जो स्टेटमेंट उनके सामने आई उसी के बेसिस पे कह रही है। वो अलग बात है कि पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो स्टेटमेंट आई है, जिसको उन्होंने आगे डिस्प्ले किया है, उसके लिए वो ऐसे सबूत इकट्ठे करें ताकि ये बात जांच में आ जाए कि ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जो कहीं उसके लिए सबूत इकट्ठा कर। मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बड़ी बहस में स्वागत है। दुर्गेश पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि आसाराम जी के खिलाफ, आपके बापू जी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तमाम राज्यों में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। राजस्थान सरकार की अपनी एजेंसी जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एजेंसी जांच कर रही है, गुजरात सरकार की अपनी एजेंसी जांच कर रही है, जम्मू भी कर रही है, ईडी का उन पर मामला चल रहा है। ये सब मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं क्या बापू के खिलाफ? देखिए, पहली बात में ये जो 4-5 स्टेट में चल रहा है, वो सारा ये जो केस लगा है या हत्याएं जो हुई हैं उसके तहत ही हो रहा है। हमारी जो बापूजी की जमानत नहीं हो पा रही है, ये जो बीच में जमानत के समय हत्या हो जाती है, जो इस तरह मामले बढ़ते हैं, इनसे जमानत पे बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि आप जितने भी बड़े लोगों की जमानत हुई है, आप एक देखिए, चुपचाप जमानत होगी, बाद में मीडिया ने भी सवाल उठाया कि क्यों जमानत हो गई, संसद में भी उठा, जो भी है वो अलग, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जमानत का समय अभी हम मुकर्रर पूरी तरह कर भी नहीं पाए, पहले कहानी हो जाती है। अच्छा, जैसे जमानत टली, उसके बाद में अगली जमानत तक न कोई मरता है, न कोई हमले वाला आता है, न कोई खबर चलती है, सब शांत। फिर जैसे जमानत का समय आता है, फिर खुल जाता है। आज 3 साल से हम यही लेके रो रहे हैं कि भाई बापूजी ने जब कोर्ट में अर्जी दे दी है कि जो गवाह हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। पुलिस कहती है अगर हम में से कोई आदमी आसपास दिख गया तो हमको बंद कर देगी, हम खुद सुरक्षा करने जा नहीं सकते। तो हम ये कह रहे हैं भैया सुरक्षा आप दे दो। वकील हमारे लग लग के परेशान है, ठीक है, कि जमानत हो जाए। जमानत न होने का कारण समझ नहीं आ रहा है। 3 साल से डेली, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अब आप सोचिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली बापू जा रहे गवाही पे, 78 साल की उम्र है। अरे कहीं तो आप रुको, कब तक भाई? हम ये कह रहे हैं कि अगर जो अपराधी है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कोई भी हो, मैं यहां तक शब्द बोल रहा हूं, कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन अपराधी लाओ तो सही। एक समय आ रहा है, फिर आप एक कहानी आ जाएगी। अभी तक हलदर को कोई, लेकिन अपराधी है तो सही, चाहे वो आपके अंदर का अपराधी क्यों ना हो। ये बात सही कह रहे आप। ये देखिए, ये बात बड़ी खरी बात है और सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि चाहे महेंद्र चावला है, ये भी अंदर से रह के गया। अमृत प्रजापति अंदर ही था, सब कुछ था, बहुत बड़ी बात थी प्रजापति की, ये था, ये अंदर से निकाला गया। तो ये जो लोग गए हैं, ये हम खुद चाह रहे हैं कि अगर जल्दी जल्दी पता चले, कम से कम ये तो चला है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में भी ऐसा हो सकता है कि 425 आश्रम, इतना बड़ा परिवार है, कहीं इनसे संबंधित जैसे भोलानंद थे, अंदर से के बाद इसको आश्रम का क्या लालच, जब ये मर्डर कर देता है। कृष्णा शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कार्तिक हलदर जैसे लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो बाकायदा ये बताते हैं कि उन्हें कहां से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, वो नाम उजागर करते हैं। आपने देखा कि अभी जांच अधिकारी ने साफ तौर पर नाम बताया, डीआईजी ने नाम बताया। उनको पता है कि हम जेल चले जाएंगे, हमारे साथ जो है कानून किस तरीके का बर्ताव करेगा, तो उनको फायदा क्या है? क्या कोई आश्रम का लालच नहीं, आश्रम का लालच भी नहीं समझ कि पीछे से पैसा कौन उनका फायदा उठाएगा। ये चीज है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा हमें जो है बोला गया कि इसका मर्डर करो, इसका मर्डर करो, तो कहीं ना कहीं कोई तो पीछे है ना। कौन तीन नाम डीआईजी ने खुद लिए, एकदम बिल्कुल कि अपने गुरु के प्रति एकदम पागलपन, दिमाग एकदम बिल्कुल कि नहीं, हमें उनको बचाना है, जो उनके खिलाफ बोलेगा हम उनको मार देंगे। बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, तो वकील साहब बताएंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बापू को बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं? दुर्गेश पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नाम सामने आते हैं कॉन्स्पिरेसी में, जो डीआईजी ने 3 नाम लिए कि इनसे संपर्क में था, इनसे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, इनसे वो निर्देश लेता था, आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कोई मुकदमा दर्ज करा? ये बात देखिए, एक चीज है, अभी इससे पहले जो अभी शाहजहांपुर के एक व्यक्ति की मौत की बात आ रही, उसके आरोप में पहले 2 आश्रम के व्यक्ति पकड़े गए थे, उनको टीवी पे दिखाया गया था, ये लोग पकड़े गए, ये मृत्यु के लिए उनको छापा मार के पकड़ा, लखनऊ आश्रम से पकड़ा, ठीक है। अब बात निकल के आ रही कि उन जो 2 को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, वो लोग आरोपी नहीं है, आरोपी हलदर है, हलदर कह रहा मैंने मारा। अब एक बताइए, उनको पुलिस ने पकड़ा,
कि ये लोग हैं, इनको पकड़ा है और उनको जेल में डाल दिया। आज जो बेचारे जेल में अंदर हैं, क्योंकि वो संदेह किया उसमें कि उन्होंने हत्या की। आज पता चला आपको जिन पर संदेह उनके खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट कराते? अरे तो साहब हमको संदेह पता चले तब ना। ये तो जब जमानत का टाइम आ रहा है तब पुलिस बता रही है। हमें अगर पहले पता तो हम पकड़ के पुलिस को ले जाके दे ना दें कि भाई हमारे आश्रम से इतने लोग को ले जाओ। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे आश्रम में जिसको भी चाहिए, अहमदाबाद आश्रम जाइए, आश्रम में घुस के आश्रम खुला है, कोई रोक नहीं है, लोगों से मिले, जांच करिए, कुछ करिए। जो ऐसा करा उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बापू को जमानत हो, शांति से कोई मरे नहीं, भगवान सबको लंबी उम्र दे। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं। कोशिश ये भी कीजिए पता लगाने की कि आपके बापू की जब भी बेल होने वाली होती है तब इस तरीके का काम कौन करता है कि उनकी बेल फंस जाती है और वो जेल में ही रह जाते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहरहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।